नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मनाल पटेल और आज हम देखेंगे 3 दिसंबर गुरुवार को इंडियन एक्सप्रेस में काम की चीज़ें क्या थी। 26 जनवरी की रिपब्लिक डे परेड में भारत का चीफ गेस्ट कौन होता है। पिछले 3 वर्षों में देखिए, हमने आसियान के 10 लीडर्स को एक साथ बुला लिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट्स को बुलाया गया। अभी 2021 की परेड में किसे बुलाया जाए? वेल, इट डिपेंड्स, हमें कौन से देश के साथ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं, उस कोल्ड कैलकुलेशन के साथ बुलाया जाता है। भारत सरकार ने इनफॉर्मली न्योता दिया है इस बार इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को। इसका क्या कारण हो सकता है? आप जानते हैं, ब्रेग्जिट यानी ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन अलग हो गए। उसके बाद ब्रिटेन अपनी इकोनॉमी को और बेहतर करने के लिए अलग अलग देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे और भारत को भी उसमें कुछ फ़ायदा हो कि हम हमारा गुड्स एंड सर्विसेज उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर वो कुछ कम टैक्स लगाएं। फिर ये कश्मीर से लेके बहुत सारे मुद्दों पर पहले ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन क्योंकि साथ में थे तो उनकी अपनी कुछ पॉलिसीज़ चलती थी। अब ब्रिटेन क्योंकि अलग हो गया तो पाकिस्तान से लेके इजराइल से लेके बहुत सारे मुद्दों पर वो अपनी अलग राय रख सकता है यूनाइटेड नेशंस और दूसरी जगह। तो भारत को ऐसी परिस्थिति में उनके साथ बेहतर दोस्ती करने की ज़रूरत लगती है। यूपीएससी आईएएस प्रीलिम एग्ज़ाम में ऐसा कोई पूछता नहीं कि 26 जनवरी का चीफ गेस्ट कौन था, लेकिन उसके अलावा वाली जितनी नॉन आईएएस एग्ज़ाम होती है, सीडीएस, सीएपीएफ और स्टेट सर्विस एसएससी वगैरह में चीफ गेस्ट याद रखने होते हैं। उसके सामने यूपीएससी के आईएएस परीक्षा में चीफ गेस्ट कौन था, वो हमारे लिए काम का है मेंस एग्ज़ाम में। जब अगर कुछ पूछा जाए किसी दो देश के रिश्तों के बारे में तो आप याद करके कुछ बोल सकते हैं कि पिछले एक दशक में इस बार बुलाया गया था, या कुछ एग्जैक्ट ईयर ना भी याद हो तो हवा में लिख सकते हैं। खैर, अभी बोरिस जॉनसन ने ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, सो वी हैव टू वेट एंड वॉच। ये इंग्लैंड एक दूसरे न्यूज़ में भी आज चर्चा में है। अगले हफ्ते से फाइज़र की वैक्सीन लोगों को देना शुरू करेंगे। ऐसा करने वाला वो वेस्टर्न वर्ल्ड का पहला देश बनेगा। हालांकि एशिया में चीन और रशिया ने तो करीब जुलाई से ही थोड़ा थोड़ा वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था, तो ऐसा नहीं कि वो पूरी दुनिया का सबसे पहला देश होगा इंग्लैंड। इसके अलावा पेज 1 पे गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि जो लोग मास्क के नियम नहीं पालन करेंगे उन्हें कोविड हॉस्पिटल में कम्युनिटी सर्विस के लिए भेजा जाएगा, वहाँ जाके खाना पकाओ और पेशेंट को खाना दो वगैरह। बाकी सब इधर उधर की बोल बच्चन। फ्रंट पेज पे कुछ बार एनवायरनमेंट न्यूज़ आती है, जैसे कुछ ये न्यूज़ है कि लेसर फ्लोरिकन जो एक प्रकार का पक्षी है, तो पता चला वो ब्रीडिंग सीज़न में वेस्टर्न इंडिया से पेनिनजुलर इंडिया की तरफ माइग्रेट करता है। हालांकि ऐसी हर एक नेशनल ज्योग्राफी टाइप की चीज़ तैयार करने बैठे उसका कॉस्ट बेनिफिट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर पेज 2 पर कुछ क्लाइमेट रिलेटेड समाचार। ये कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते नंबर ऑफ़ साइक्लोन्स की संख्या बढ़ी है। 2020 में अब तक 90 से ज़्यादा साइक्लोन हुए हैं और उसमें भी ये जो साइक्लोन आम्फान आया था वो इंडियन ओशन का अब से सबसे ज़्यादा महंगा वाला साइक्लोन था, क्योंकि भारत को उसके चलते 40 बिलियन यूएस डॉलर जितना इकोनॉमिक नुकसान हुआ। तो जब भी कुछ डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, एक आध कुछ ऐसा भी आप मसाला फैक्ट का डाल दें तो मार्क्स खींचने में और मदद मिलती है। उसके अलावा पेज 3 स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ काम का नहीं, पेज 4 स्टेट स्पेसिफिक में काम का नहीं, पेज 5 गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट, 6 राशि भविष्य, 7 वो भी एडवर्टाइजमेंट कुछ काम का नहीं। सीधा हम पहुँचे पेज 8 पर। पेज 8 पर आज जितने कॉलम हैं कुछ खास काम का नहीं। लव जिहाद के बारे में एक बहुत बड़ी कॉलम काम की नहीं, हालांकि उसमें एक दो वर्ड्स हैं। ये जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया है, उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस ऑर्डिनेंस, इसमें लिखा गया इट इज़ अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल मतलब पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के आदमी को अरेस्ट कर सकता है, नॉन बेलेबल शब्द तो आप समझते हैं। खैर, उसके अलावा बाकी कुछ देखने लायक नहीं। कल याद करें आप, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने उनकी लोकल पंजाबी वोट बैंक को खुश रखने के लिए भारत के ये जो किसान अभी फार्म लॉज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें चिंता जताई थी। उसके बारे में कॉलम, लेकिन परीक्षा के लिए कुछ जोरदार पॉइंट्स नहीं लिखे। उसी तरह ये
उद्धव ठाकरे ट्विटर वाली कंट्रोवर्सी का कॉलम, कुछ जोरदार मुद्दे नहीं। वैक्सीन ट्रायल, जोरदार मुद्दे नहीं। गोवा के एक पॉलिटिकल लीडर ने यह कहा था कि अगर वो चीफ मिनिस्टर बनेगा तो कंपलसरी सिएस्टा दिया जाएगा, यानी लंच के बाद दोपहर 4 तक कंपलसरीली सब दुकान वगैरह बंद रखने होंगे। उसके बारे में वर्क लाइफ बैलेंस में आज छोटा सा कॉलम है कि कैसे फ्रांस में हफ्ते में सिर्फ 4 दिन की नौकरी होती है। नेदरलैंड में कुछ कानून है कि एक हफ्ते में 30 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना। अब सोचिए, एक हफ्ते में 30 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना, सो देन इट टर्न्स आउट कि काफ़ी कम वर्किंग आवर्स होते हैं। उसके सामने भारत में देखें, इवन इन द टीचिंग इंडस्ट्री जितने घंटे टीचर्स को पढ़ाई करवानी पड़ती है, स्वाभाविक है कंटेंट अपडेट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पूरा दिन वही काम चलता है, पढ़ाओ पढ़ाओ एक ही चीज़। एनीवेज, इंटरेस्टिंग थॉट्स। कुछ छोटा छोटा लिखना हो मेंस पेपर 4 वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में लिख सकते हैं। इससे पहले भी कुछ ऐसी कॉलम्स आई थी कि कैसे वर्क फ्रॉम होम, वो एक तरह से अच्छा तो दिखता है कि आप परिवार के साथ पूरा दिन है, बट उसमें बुरी बात यह है कि एम्प्लॉयर्स ऐसा समझते हैं कि वर्क फ्रॉम होम है तो रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे कभी भी काम के लिए कुछ भी फ़ोन मेल करते रहते हैं, तो आदमी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाता। उसके चलते सोशल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में एनीथिंग, वो निबंध और पेपर 4 के मुद्दे। फिर हम लोग चले पेज 9 पर। पेज 9 पर शशि थरूर की एक कॉलम है कि December 3 इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, और फिर उन्होंने उसके सारे मुद्दे गिनवाए हैं। कुछ आंकड़े जो हम मेंस में और निबंध के पेपर में लिख सके। पूरे विश्व में करीब 1 बिलियन लोग विकलांग हैं, उसमें से 80% थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में है, क्योंकि यहाँ पर स्वाभाविक है पैसों की सुविधा नहीं होती, तो कुछ ऐसी प्रिवेंटेबल इश्यूज़ वहाँ पर भी आदमी विकलांग हो जाता है। भारत में करीब 40 मिलियन विकलांग लोग हैं और उसमें मोर देन 45% लोग अशिक्षित हैं, इलिटरेट, अनपढ़ हैं। आज़ादी हमको मिली तब से लेके अब तक भारत की संसद में कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विकलांग थे? जवाब है सिर्फ 4 लोग ही चुन के आए अब तक। तो ये सब दिखाता है कि हर जगह आगे नहीं बढ़ पाए। हालांकि 2016 में जो रियो डी जेनेरियो में पैरालंपिक्स, विकलांगों का अलग से ओलंपिक हुआ, उसमें हमने अच्छे खासे मेडल जीते थे। और सरकार अलग अलग योजनाएं चला रही है, जैसे अदीप स्कीम, जहाँ पर उनको ये विकलांगों को सब ट्राइसिकल और दूसरी चीज़ें दी जाती है। सुगम्य भारत अभियान, जहाँ कोशिश की जाती है कि ये रेलवे, शॉपिंग मॉल, बिल्डिंग, वेबसाइट, ये सब विकलांगों के लिए और एक्सेसिबल बने। बट इन रियलिटी कई जगह पर अभी तक रैंप की सुविधा नहीं, विकलांगों के लिए अलग टॉयलेट की सुविधा नहीं। सेरिब्रल पाल्सी से जो जिसको वो बीमारी है, तो वो इंडियन फॉरेन सर्विस में वो ज्वाइन नहीं कर सकता। ये सब मुद्दे शशि थरूर ने उठाए कि हम इनको एड्रेस करें तो अगले साल जब ये इंटरनेशनल डे मनाया जाए तो हम और ज़्यादा गर्व के साथ उसे मना पाएंगे। देन पेज 9, क्रिस्टोफी जेफ्रेलॉट। आज उनका मुद्दा है कि फार्मर्स को और क्या करना चाहिए, लेकिन वही बोल बच्चन पुरानी, इसमें नया कुछ नहीं, आज तो छोड़ो इसे। फिर एक और कॉलम आया कि ये जो शिक्षा नीति, एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें कुछ अलग अलग भाषाओं के बारे में जो फार्मूलाज दी गई थी, और चिंता जताई है कि कैसे जो हिंदी या पंजाबी विद्यार्थी है उसे जब इंग्लिश पढ़नी आएगी तो उसमें, क्योंकि इंग्लिश के वर्ब और नाउन के नियम अलग अलग है, तो उसे समझने में दिक्कत आती है वगैरह। लेकिन मतलब कुछ ऐसा दिल खुश हो जाए परीक्षा में लिखने के लिए, याद रखिए कोई ज़ोरदार चीज़ नहीं। फिर हम चले पेज 10 पर। आप जानते हैं बॉलीवुड में हीरो को काम मिलना बंद हो जाए तो फिर वो टेलीविज़न सीरियल में हीरो बन जाता है, जैसे रोनित रॉय। उसी तरह क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो अब वो स्टेट वाला चुनाव तो हो नहीं रहा है, तो उनके बहुत सारे फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर उनके जो भी विधानसभा के विधायक थे, वो अभी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों में भी लड़ रहे हैं, पार्षद के टाइप के ये जो चुनाव होंगे। क्योंकि 2 कारण है। पहला, उन्हें लगता है अब ये एक यूनियन टेरिटरी है, तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में भी हम अगर चुने गए तो वो एमएलए जितना ही पावर है या उसका उतना ही रुतबा है। और दूसरा, अगर हम इलेक्शन कोई कंटेस्ट ही नहीं करेंगे, घर पे बैठे रहेंगे, तो हमारे वर्कर्स है उनमें हमारी इज्जत नहीं रहेगी और लोग हमें भूल जाएंगे वगैरह। एनीवेज, इंटरेस्टिंग थॉट। हालांकि एग्ज़ाम के लिए सीधा सीधा तो कुछ उपयोगी दिखता नहीं। फिर हम लोग चले पेज 11 पे। गवर्नमेंट को पैसा बोरो करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करते हैं। उसी तरह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को भी पैसा बोरो करना हो तो वो अपने म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू करते हैं। ऐसा भारत देश में सबसे पहली बार 1998 में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया था,
और 2020 में लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में है वो पूरे भारत का ऐसा 9th सिटी और नॉर्थ इंडिया का ऐसा पहला सिटी बना है। कि जहाँ तक प्रीलिम्स की तो ऐसा सुपरलेटिव्स मतलब दिस वाज द फर्स्ट एंड दिस वाज द लास्ट टाइप ऑफ थिंग, और वो भी शेयर बाजार के ऐसे जीके थोड़े कम ही पूछे जाते हैं, बट स्टेट सर्विस एग्जाम में ये सब याद रखना पड़ता है। दूसरा एक मुद्दा राइट्स इशू, मतलब महिलाओं के अधिकारों के बारे में हमने जो मेंस पेपर 2 में तैयारी करनी पड़ती। कुछ डेटा दिया गया है अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल द्वारा। भारत के सुप्रीम कोर्ट में वैसे तो टोटल 34 जजेस की वैकेंसी है, लेकिन उसमें सिर्फ 2 महिलाएं हैं। आज तक कोई महिला भारत की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी। हाई कोर्ट में कुल मिलाकर 1100 से ज़्यादा टोटल स्ट्रेंथ है, उसमें हार्डली 80 वीमेन है। कलेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट निकालो कितने जज है, तो उसमें महिलाओं की संख्या लेस देन 10% है। तो अगर हम चाहते हैं कि सेक्सुअल वायलेंस के केस में और दूसरे सभी केस में थोड़ा ज़्यादा एम्पैथी हो, ज़्यादा सेंसिटाइजेशन हो, तो ज़रूरी है कि हमने महिलाओं की जजों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। बाकी सब मुद्दे, झारखंड स्टेट गवर्नमेंट ने सभी एम्प्लॉयज़ को बोला है आपने एफिडेविट सौगंध पत्र देना होगा कि हम कोई भी सिगरेट के पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे और अगले 1 अप्रैल से ये चीज़ लागू होगी। हालांकि अगर कोई गवर्नमेंट स्टाफ एफिडेविट में साइन करने के बाद भी तंबाकू खाता पकड़ा गया तो क्या सजा होगी, उसके कुछ प्रावधान नहीं दिखे। अब जानते हैं पुलिस, मिलिट्री और रेलवे और कुछ और भी डिपार्टमेंट्स, वहाँ पर प्यून की सुविधा होती है या ऑर्डरली की सुविधा, मतलब जो ऑफिसर है उसके घर में भी एक सरकारी आदमी पूरा दिन वो जो भी साफ सफाई और काम वाले का काम करेगा। हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये सजेस्ट किया था कि ये प्यून और ऑर्डरली सिस्टम बंद कर देनी चाहिए और इन सभी ऑफिसर्स को सैलरी के ऊपर थोड़ा अलाउंस दे दो कि प्राइवेट आप अपनी तरह से कोई भी मजदूर वगैरह को काम वाला रख दो। रेलवे इस पर कोई डिसीजन अब तक लिया नहीं था, लेकिन अब उन्होंने तय किया कि हम रेलवे में बंगलो प्यून यानी ऑफिसर के बंगले में जो काम करता होगा, या जिसको टेक्निकली बोलते हैं टेलीफोन अटेंडेंट कम डाक खलासी, उसकी रिक्रूटमेंट बंद करेंगे। हालांकि दूसरा कोई ग्रुप डी का स्टाफ ऐसा काम करना चाहेगा तो उसको डेप्यूटेशन पर ऑफिसर के घर भेजेंगे। ये मुद्दा सीधे सीधा नहीं, पर इन द ग्रांडर स्कीम ऑफ थिंग्स कि कैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का बेस्ट उपयोग हो, तो उसको ऑफिस में काम करवाना चाहिए। साहब के बंगले पर जाकर बच्चों को देख रेख और सब्जी तरकारी लेके आए तो वो दैट इज़ नॉट द बेस्ट यूज़ ऑफ मैन पावर। वो तो उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा सैलरी दे दो और बाहर से लेकर आए। खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट पेज 11 पर कुछ खास नहीं। सीबीएसई बोलता है 2021 के बोर्ड एग्जाम ऑफलाइन ही लेंगे वगैरह। पेज 12 पॉलिटिक्स की बहुत सारी खबरें काम की नहीं। पेज 13 एक्सप्लेन सीरीज में आज एक चीज़ काम की, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट यानी कोर्ट की अवमानना करना। संविधान के आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो बेसिस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर है, मतलब वो स्वयं से उसका संज्ञान लेके, जैसे प्रशांत भूषण को बुलाया गया कि क्यों ट्विटर पर आपने हमारे खिलाफ लिखा है, कोर्ट खुद से ये कर सकता है। कुछ बार कोर्ट खुद से संज्ञान ना ले तो सुप्रीम कोर्ट के केस में अटॉर्नी जनरल और हाई कोर्ट के केस में सॉलिसिटर जनरल भी खुद से ऐसी कंप्लेन लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसा उनको पावर मिलता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। अभी कुछ बार ऐसा हो कि न तो सुप्रीम कोर्ट ने न तो अटॉर्नी जनरल ने देखा और फिर भी कोई प्राइवेट सिटीजन आके कि मुझे लगता है ये वाले केस में कोर्ट की अवमानना हो रही है। फॉर एग्जांपल ये कुणाल कामरा और दूसरे रचिता तनेजा जैसे लोग जो अर्नब गोस्वामी को बेल मिली सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, वो कुछ ऐसे ट्विटर वगैरह में जोक मार रहे थे, तो यहाँ पर किसी प्राइवेट सिटीज़न ने कंप्लेन करी कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनिशिएट करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद सो मोटो नहीं लिया, जब अटॉर्नी जनरल ने भी कंप्लेन नहीं किया और प्राइवेट सिटीजन आके बोल रहा है, ऐसी परिस्थिति में कानून में ऐसा लिखा है कि अटॉर्नी जनरल की अनुमति जरूरी है, कंसेंट रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, ताकि सुप्रीम कोर्ट का वक्त बर्बाद नहीं हो। पहले ही वेणुगोपाल चेक कर ले कि हाँ ये फरियाद में कोई दम है कि नहीं, केस आगे लेने लायक है कि नहीं। सो दैट वाज एक्सप्लेन सीरीज। उसके अलावा ब्रिटेन में एक छोटी लड़की जिसको अस्थमा था वो मर गई थी और उसकी माँ ने कुछ केस किया। अगर वो साबित हुआ तो वो शायद दुनिया की पहली ऐसी लड़की होगी जिसके केस में ये लिखा जाएगा कि एयर पॉल्यूशन के चलते उसकी मौत हुई, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास काम का नहीं। फिर हम चले पेज 14
पेज 14 में जितनी भी वर्ल्ड अफेयर्स की न्यूज़ है सब चटपटी खबरें, कुछ खास बन नहीं रहा है। इलियट पेज, ये एक्टर एक्समेन सीरीज़, इंसेप्शन, जूनो जैसी बहुत सारी हॉलीवुड मूवी में काम किया था। उसने ये कहा है कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ और अब से आप मुझे जब भी बुलाएं तो मेरा प्रोनाउन ही या दे यूज़ करें। खैर आईएएस में तो काम का नहीं, लेकिन कुछ नॉन आईएएस एग्ज़ाम में ऐसे सब जीके टाइप के प्रश्न आते हैं। पेज 15 पर हम चले, इकोनॉमी, बॉल बाय बॉल कमेंट्री चालू है। जैसे कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का प्राइवेटाइजेशन, पेटीएम, पेटीएम के अंदर जैक मा की एंट कंपनी ने कुछ शेयर होल्डिंग किया था, लेकिन क्योंकि भारत और चीन के बीच इतना तनाव है और बहुत सारे ऐप बैन किए जाते हैं, तो ये जैक मा को लग रहा है कि हम पेटीएम से अपने शेयर्स बेच के निकल जाते हैं। सो समथिंग लाइक दैट में हैपन। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने कपिल सिब्बल को अपना वकील बना के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डलवाई थी कि गवर्नमेंट हमको सब लोन रिस्ट्रक्चरिंग और लोन माफ़ी की कुछ मदद करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब ये बोला है कि गवर्नमेंट हैज़ टू लुक आफ्टर इट्स अफेयर बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक कैपेसिटी। मतलब सबको अगर लोन माफ़ी और सबके कर्जे रिस्ट्रक्चर करवाते रहे, रिस्ट्रक्चर करना मतलब लोन का पुनर्गठन। सपोज़ आपने 15% पर ब्याज लिया है तो 12% बोल दे, या 10 साल का लोन है एक्सटेंड करके 12 साल तक उसके इंस्टॉलमेंट छोटे छोटे देना, ये सब करवाने बैठे, या लोन के ब्याज पर सरकार सब्सिडी देने बैठे, तो सरकार की अपनी भी तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज लिमिटेड है। गरीबों की मदद करे, अमीरों की मदद करे, तो बचेगा क्या डिफेंस और एजुकेशन और हेल्थ केयर की। सो इकोनॉमिक कैपेसिटी नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। बाकी सब बॉल बाय बॉल कमेंट्री है। पेज 16, स्पोर्ट्स में आज एक अच्छे मतलब काम के समाचार। भारत के सभी, वैसे तो भारत में ऑनलाइन स्पोर्ट्स बैटिंग, खेल पर जुआ या सट्टा लगाना ऑनलाइन वेबसाइट के द्वारा, वो गैर कानूनी है, सिवाय के सिक्किम में वो लीगल है। अब ये पता चला कि सोनी लिव और दूसरे जो भी ये टीवी चैनल या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर क्रिकेट मैच का लाइव प्रसारण हो रहा है, कुछ ऑनलाइन बैटिंग साइट्स वो लाइव मैच में नीचे जो एडवर्टाइजमेंट बैनर आते हैं उसमें अपना बैनर चलवा रहे हैं। तो उसके बारे में कुछ कंसर्न्स रेज किए गए हैं कि कैसे वो गैर कानूनी है वगैरह। कुछ सालों पहले एक आध कमेटी ने ऐसा सजेस्ट भी किया था कि हमने शायद सोचना चाहिए ऑनलाइन स्पोर्ट्स बैटिंग को, ये सट्टेबाजी को लीगलाइज कर दिया जाए, क्योंकि कुछ दूसरे देशों ने वहाँ पर उसे लीगलाइज किया है, जिससे उनको इनकम टैक्स और जीएसटी और जो भी होती है उसमें बहुत सारी अच्छी आमदनी होती है। और भारत में भले लीगलाइज नहीं तो इलीगली ये माफिया लोग, डाउट टाइप के लोग के द्वारा सट्टा तो लगाया ही जाता है, तो लीगल कर दे सरकार, आमदनी होगी। अब फेवर में आप ऐसे आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं, तो अगेंस्ट में भी काफ़ी आर्ग्यूमेंट है। पहला, ये गांधी जी का देश है, ये जुआ खेलना और सट्टा खेलना दिस इज़ नॉट एज पर आवर गांधीयन वैल्यूज़। और दूसरा, सट्टे की आदत लग जाए पर्टिकुलरली गरीब लोगों को, तो हो सकता है मैं जल्दी से पैसा डबल हो जाए करके वो अपनी सारी बचत की पूंजी उसमें लगा देगा और परेशान होगा। फिर कुछ लोग कहते हैं उस पर कुछ सीलिंग्स होने चाहिए कि गरीब आदमी एक साल में 1,000 रुपये से ज़्यादा जुआ नहीं खेल सकता, लेकिन लोग उसमें भी लूप होल निकाल सकते हैं, अमीर आदमी उनका एजेंट बन जाए और वो वगैरह। एनीवेज लंबी चौड़ी बोल बच्चन हो सकती है। तो ये एक मुद्दा, क्या ऑनलाइन स्पोर्ट्स को भारत में लीगलाइज करना चाहिए कि नहीं। अब आज मुद्दा है तो ये शायद 1-2 हफ्ते में इंडियन एक्सप्रेस खुद इसकी एक्सप्लेन सीरीज़ बना देगा। एनीवेज, सो दैट वाज द 3rd December न्यूज़पेपर।